जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है वो हर संघर्ष भी पार कर लेता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। 4 अहम बिल लोकसभा में हुए पास। नए आयकर विधेयक और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को भी किया गया पारित। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तरीय खेल वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये विधेयक। राज्यसभा में पारित हुआ मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 और गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान संबंधी विधेयक। मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 भी चर्चा कर लौटाया वापस। सदन को बंधक नहीं बनाया जा सकता। सदन के कामकाज में विपक्ष के बार बार व्यवधान डालने पर बोले नेता सदन जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर की बातचीत। द्विपक्षीय सहयोग और कूटनीतिक स्थिति से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दोहराया भारत का दृढ़ रुख। कहा, इस संबंध में हर संभव योगदान देने को तैयार है भारत। जेलेंस्की ने हाल ही के घटनाक्रमों पर साझा किए अपने विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का किया उद्घाटन। सामूहिक रूप से त्योहार मनाने का सांसदों से किया आह्वान। बोले, 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील और विकास के लिए आकांक्षी। संसदीय ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के विजन की लोकसभा अध्यक्ष ने की सराहना। आसिम मुनीर की परमाणु हमले की धमकी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की आदत। विदेश मंत्रालय ने कहा, सेना और आतंकवादी समूहों के बीच साठगांठ वाले पाकिस्तान में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर व्याप्त संदेह हुआ और पुष्ट। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के कार्यों के बारे में। आपको बता दें कि लोकसभा में राज्यसभा से विधायी कार्यों के बारे में प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आईजीएनडीपीएस के लाभार्थियों के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धिकरण किए जाने पर अपना वक्तव्य देंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। खान और खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज विकास और विनियमन नियम 1957 को संशोधित करने वाले विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। आइए बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामभनिया संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पर लोकसभा से पारित रूप में विचार तथा पारित किया जाए।
इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा से पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए एक साथ लिए जाएंगे। राज्यसभा ने कल मणिपुर से जुड़े विधेयकों को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन के तहत चल रहे मणिपुर राज्य के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट, मणिपुर विनियोग विधेयक संख्या 2 और मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 पर एक साथ चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने विधेयकों को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। विपक्ष के गतिरोध के बीच हुई संक्षिप्त चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। इसके बाद विधेयकों को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। Prime Minister Modi has ensured that Manipur's development does not suffer, but at the same time, the internally displaced people who are in the camps, some of them have gone back to their villages, many of them who are living in the camps should be given assistance, and that is why what we have provided for is worth mentioning. 2,898 crores from Manipur from Government of India is being factored in this budget. 2,898 crores. Of this amount, sir, 1,667 crores will be spent on capital account, which means assets will be created, jobs will be provided, and as a result, the state will have its economy revived. And 1,231 crores would be spent on revenue head. I would like to expand on this a bit. Additional allocation which is being given will support immediate requirements, such as the internally displaced persons rehabilitation will get 523 crores so that people in the camps can be rehabilitated. Second, security related expenditure will be 542 crores. Deployment of the CAPF, Central Armed Police Force, is another 500 crores. So I think it is very important that these are taken on board. More important is the fact that for long-term sustainability of Manipur's public finance, Government of India is allowing Manipur to prepay its high-interest loans. The loan burden on Manipur is being reduced by asking them to repay all those high-interest loans. For that, 633 crores is being provided, so that the state doesn't sit with heavy cost loans. Second is additional support is being provided through the state special assistance for capital investment, and that is 700 crores is being given. That 700 crores is for 50 years without interest. So Manipur's development will ramp up and speed up, and therefore this budget looks at these important matters. Sir, the revenue receipts are being kept at 21,439 crores. This is 21% lower than the vote on account figures because that was presented in March 2025. We have a realistic picture now. Above all, sir, the last that I'd like to say in conclusion is fiscal deficit is at 3.5% of GSDP compared to 3.4% during vote on account. So total outstanding liabilities are budgeted to be 37% compared to the pre-audited 39.5% of the GSDP. It is one of the progressive and confidence-building budget. वहीं राज्यसभा में वाणिज्य पोत परिवहन संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे समुद्र के रास्ते कारोबार को बढ़ाने और बदलते माहौल में समुद्री व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाणिज्य पोत परिवहन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के बाद अपने जवाब में उन्होंने कहा कि विधेयक अत्याधुनिक और प्रगतिशील सोच के साथ तैयार किया गया है और समुद्री कारोबार के लिहाज से यह विधेयक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार समुद्र के जरिए व्यापार बढ़ाने और व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। Under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji,
In the last 11 years, our ministry, which has led to increased growth and development for the maritime and shipping sector, we are endeavoring to undertake reforms of other major laws governing the sector. It is also a matter of great pride that under the leadership of our Honorable Prime Minister, India has emerged as one of the largest supplier of seafarers. So Merchant Shipping Act 1958 presently governs merchant shipping in India and implements certain International Maritime Organization convention. However, the present act is outdated, and since it doesn't provide for some of the critical obligations under international convention that have been adopted by India, the act is a bulky and fragmented legislation containing 561 sections. As a result of various amendments carried out from time to time, the act is no longer adequate to realize our developmental vision and address the contemporary challenges of maritime sector. Additionally, the 1958 Act prioritized regulation over enablement and, as a result, does not adequately represent the bankability of India as a maritime trade hub. Aligning the domestic law with international best practices and IMO convention leads to predictability in this transaction. Such alignment in turn enhances a country's bankability as a maritime jurisdiction. Therefore, enablement of increasing India's bankability in maritime sector is the core focus of this bill. Speaker, respected sir, the welfare and well-being of seafarers and the safety and security of ships, which minimize disruptions of the marine environment, are the two most prominent areas in the regulatory framework for maritime sector. The bill puts greater focus on ensuring safety in navigation and safety of life, protection of marine environment, emergency preparedness and response to marine incidents. Sir, with these words, I really extend my thankfulness to the MP who have expressed their particularly concern and also extended their support. With these few words, I request the House to pass this particular bill. वहीं बात लोकसभा की। लोकसभा में विपक्षी दलों के अवरोध के बीच कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्याक 2 विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गए। 2 बार के स्थगन के बाद शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अध्यक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विधेयकों को पारित कराने का प्रस्ताव रखने को कहा, जिसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। I rise to move that the bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025 be taken into consideration. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Madam, with your permission, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा ने खेलों और खिलाड़ियों से संबंधित 2 विधेयक पारित कर दिए। देश में वैश्विक स्तर का खेल ढांचा तैयार करने, खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। आजादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए इतना ध्यान नहीं दिया गया, और इतना बड़ा देश ओलंपिक्स गेम्स में या तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। स्पीकर सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म चालू करा, बदलाव चालू करा, और ये बदलाव की सीक्वेंस का एक पार्ट मीन्स स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। प्रधानमंत्री जी ने देश में स्पोर्ट्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार हो, उसके लिए खेलो इंडिया की मूवमेंट चालू करी, फिट इंडिया की मूवमेंट चालू करी। आज देश में 1000 से अधिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 से अधिक स्थानों पर खेलो इंडिया सेंटर खुला हुआ है। वहां युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है,
एथलीट को ट्रेनिंग मिल रही है और एथलीट अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस करते आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही जो खिलाड़ी हमारे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसके लिए खर्च की व्यवस्था करना, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसको अच्छा कोच मिले, उसको अच्छा एक्सपोजर मिले, इसलिए टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्किल का भी व्यवस्था करी है ताकि हम अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर सके। यही सीक्वेंस का एक तीसरा पार्ट खेलो भारत नीति। आपने देखा होगा लास्ट 1 महीने पहले खेलो भारत नीति लॉन्च करी गई, कैबिनेट ने पारित करी। सारे देश में जो स्पोर्ट्स फेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोगों ने उसकी प्रशंसा करी और खेलो भारत नीति के तहत हम 10 साल और 25 साल यानी कि जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे तब 25 साल तक हमारे देश के खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मेडल टैली को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए इकोसिस्टम कैसे होगी, इस विषय पर एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में खेलो भारत नीति आज सारे देश में उसकी बहुत अच्छी सराहना हो रही है। यही सीक्वेंस का एक पार्ट है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास करा गया, भूतकाल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में मोदी जी ने अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बेस्ट एक्सीलेंस के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए। और जब आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। और जब ओलंपिक्स की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तब इंटरनेशनल सेक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है, ओलंपिक काउंसिल भी उसके साथ जुड़ जाती है। ओलंपिक चार्टर के मुताबिक देश में भी हमारी रीति नीति कार्य प्रणाली बने, ये बहुत आवश्यक होता है और इसलिए ओलंपिक चार्टर को अलाइन करना। आजादी का अमृत काल चल रहा है और हम सब 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको सीधे विजुअल्स दिखाते हैं तिरंगा रैली के। बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में और आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। भारत मंडपम के बाहर बाइक पर सभी तिरंगा लेकर सवार हैं और ये प्रतीक है भारतीयता का, राष्ट्रीयता का। और यहाँ से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। एक ही भाव है सबके मन में कि हमें इस तिरंगे को हर घर पर लहराना है, हर घर तक पहुंचाना है। इसी भाव के साथ आज जोश से भरपूर तमाम युवा एकत्रित हुए हैं राजधानी दिल्ली में, जहां से बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में मौजूद हुई हैं और यहां से वो हरी झंडी दिखाएंगी इस रैली को, जहां से ये बाइक रैली रवाना होगी एक निश्चित लक्ष्य के साथ कि हर घर तिरंगा लहरे। और 15 अगस्त तक इसी जोश और जज्बे के साथ हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस एक साथ एक स्वर में मनाएं और भारत मां की जय जयकार करें। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रंग घर तिरंगा। भारत मंडपम से ये रैली सीधे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की ओर रवाना होगी और तमाम युवा यहां से तैयार, हाथ में 3 रंगों का झंडा लहराते हुए, फहराते हुए और यहां जोश और जज्बे के साथ अपनी बात रखते हुए।
बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट टाइप 7 श्रेणी के हैं। बता दें कि कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। इसके साथ ही वे वहां काम कर रहे श्रमिकों, श्रमजीवियों से भी मिले, उनसे बातचीत की, उनके योगदान की सराहना की और उनके साथ एक सामूहिक तस्वीर भी साझा की। ये जो 4 टावर्स है, इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 4 महान नदियों के नाम पर रखे गए परिसर के 4 टावरों कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली लाखों लोगों को जीवन देने वाली ये नदियां अब जनप्रतिनिधियों के जीवन में आनंद की एक नई धारा प्रवाहित करेंगी। उन्होंने कहा कि नदियों पर नामांकन की परंपरा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि ये जो निर्माण है, ये निश्चित रूप में बहुत खास है। और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनमें नए संसद भवन का समय पर निर्माण, कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पुलिस स्मारक, भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य भवन जैसे ऐतिहासिक भवनों का निर्माण और विकास शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज 184 सांसद आवास का लोकार्पण हुआ, जो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। आपके मार्गदर्शन में रिकॉर्ड कम समय पर संसद भवन का निर्माण हुआ। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा बनी। नेशनल वार मेमोरियल, पुलिस वार मेमोरियल, भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य पथ जैसे देश और प्रदेश में अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर आम जनता के लिए आपके नेतृत्व में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से पिछले 11 वर्षों में लोकसभा सदस्यों के लिए रिकॉर्ड 344 नए मकान बने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी और रूस के हालिया हमलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल ही के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। अमेरिका की जमीन से भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की पुरानी गैर जिम्मेदाराना नीति बताया और कहा कि ऐसे बयानों से न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी खतरा होता है। भारत ने पाकिस्तान पर तो निशाना साधा ही साथ अमेरिका को भी आड़े हाथ लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को और आकर्षित हुआ है। परमाणु हथियार का मुद्दा उठाना पाकिस्तान की आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं को और पुष्ट करते हैं। जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है, आसिम मुनीर ने इस बयान को भारत ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए साफ कर दिया कि ऐसी धमकियों के सामने वे नहीं झुकेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने वाला है। इसरो अगले कुछ महीने में अमेरिका द्वारा निर्मित 6,500 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी नारायणन ने रविवार को यह जानकारी साझा की। इसरो और नासा का पहला संयुक्त उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार इसरो के GSLV F-16 द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। वी नारायणन ने चेन्नई के निकट SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में बताया कि एक छोटे रॉकेट के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक साधारण शुरुआत करने के बाद इसरो एक बार फिर अमेरिका निर्मित एक और उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली NCR में अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली में यह समस्या अत्यधिक गंभीर है, जिसे बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शहर की सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों को आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में रखें। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को 8 सप्ताह में इन आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और इसके बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट देने को कहा। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन आवारा कुत्तों को उठाने में अधिकारियों के आड़े आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से देश भर में मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवार को गर्व से भारतीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। इसके तहत एक तरफ तो जम्मू और कश्मीर बारामूला में 12,000 लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, तो वहीं गांदरबल में मानसबल झील में तिरंगा बोट रैली का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।